तो दोस्तों फाइनली हाई डिमांड पर मैं लेकर आ चुका हूँ इफ विशेस कुड किल के पार्ट 2 को, यानी कि एपिसोड 5 से एपिसोड 8 को। आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनल एपिसोड्स और इसकी एंडिंग और सीजन 2 की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। एंड की जो थ्योरीज है वो बहुत ही खतरनाक है, एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और भाई फ्रॉम सीरीज का सीजन 4 एपिसोड 2 भी आउट हो चुका है, क्या कर रहे हो जल्दी से जाकर देख लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैंने बताई हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। वहीं पर आपको एक थाई हॉरर फिल्म का भी लिंक मिल जाएगा, वो भी जाकर जरूर चेकआउट करना, काफी बढ़िया फिल्म है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पास्ट का समय दिखाया जाता है कि आखिरकार नरी का पर्सपेक्टिव क्या था, उसके साथ में क्या क्या हुआ था। और हम ये भी जान पाते हैं कि उसको सब कुछ पहले से ही पता था। हमको ये भी पता चलेगा कि आखिरकार उसकी इच्छाएं क्या थी। हमको ये पता चलता है कि नारी ने असल में ह्योंग-वूक और अपने कजन ब्रदर के खत्म होने की विश मांगी थी, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ा रहा था। यानी कि जब वो क्लब के अंदर थे वो उसको बार बार बच्ची बच्ची बोल रहा होता है। खैर गौर करने वाली बात ये थी कि नारी के कजन ब्रदर और सिस्टर को शीवॉन और येयंग के बारे में पहले से पता था। वो बार बार यहाँ पर यही कह रहा होता है कि यहाँ पर जो उसकी बहन है यानी कि नारी जो है वो जब नॉर्मल होती है तो शीवॉन जैसी दिखती है, लेकिन जब वो डर जाती है तो वो बिल्कुल येयंग जैसी दिख रही थी। हम देखते हैं कि नारी की जो कजन सिस्टर होती है उसको थोड़ा थोड़ा गिरिगो ऐप पर विश्वास होता है, और इसलिए जब नारी अपने कजन ब्रदर का नाम लेती है यानी कि विश मांगती है तो उसकी कजन सिस्टर उसको रोकने लगती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, विश तो अब मांग ली गई थी। एनीवे इसके बाद में अगली सुबह नारी जो होती है वो हैंगओवर की वजह से लेट हो जाती है, और जब वो स्कूल पहुंचती है तो वहां पर उसने ह्योंग-वूक को खुद को खत्म करते देख लिया था, और वो समझ जाती है कि ये ऐप बिल्कुल रियल है। अचानक से उसके फोन पे नोटिफिकेशन आता है कि उसकी विश पूरी हो चुकी है, यानी कि गिरिगो ऐप के अंदर 24 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो गया था और अगला नंबर उसका ही होने वाला था। हम ये भी देखते हैं कि नारी को ऑनलाइन ये पता चल जाता है कि उसका कजन ब्रदर भी अब नहीं रहा, और नारी बाथरूम में बैठकर बहुत रोने लगती है और वॉमिट करने लगती है। और तभी अचानक से वो अपनी कजन सिस्टर को बार बार फोन कर रही थी, जो कि फोन अटेंड नहीं करती। अब तभी उसे बाहर से कुछ लड़कियों की आवाज आ रही होती है जो कि उसकी माँ के बारे में और उसके बारे में गलत गलत बातें बोल रही थी। लेकिन जब नारी गुस्से से बाथरूम से बाहर आती है तो वहां पर शॉकिंगली कोई नहीं होता, यानी कि ये काम उसी वेंजफुल स्पिरिट का था। फिर इसके बाद में क्या हुआ ये तो हमको पता ही है, सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले के एपिसोड्स के अंदर। और ये नारी के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था कि आखिरकार उसको सब कुछ कैसे पता था और उसकी इच्छा मांगने के बाद क्या क्या हुआ, यानी कि क्लब के अंदर क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, और स्कूल पहुंचने के बाद में ह्योंग-वूक वाला पूरा सीन हम देख ही चुके हैं। अब सिया सबको उस ऐप और टाइमर के बारे में बता रही होती है, और वो उन सबको अपने घर पर उस टाइमर और ऐप का कुछ करने के लिए बुलाती है। लेकिन सिया के घर जाने से पहले ही नारी गुस्से में अपनी कजन सिस्टर के पास जाती है, और नारी बहुत ही गुस्से में थी। वो उसकी गाड़ी के फ्रंट मिरर को भी तोड़ देती है। वो अपनी कजन से ये कहती है कि उसने उसे रोका होता तो आज भाई और ह्योंग-वूक जिंदा होते, वो तो यहाँ पर नशे में कुछ भी बोल गई थी। और तभी उसकी कजन सिस्टर ये बताती है कि उसको भी इस ऐप के ऊपर पूरा यकीन नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टाइमर वगैरह उसने पहली बार देखा है और ऐसा कभी भी नहीं आया था। नारी ये बोलती है कि अगर ये सब झूठ होता तो यहाँ पर लोग खत्म क्यों हो रहे थे। खैर उसकी कजन ये बताती है कि वो ऐप उनकी ही स्कूल की स्टूडेंट शिवॉन ने बनाया था, और कहा जाता है कि शिवॉन ने ही उस कर्स को शुरू किया, और वो एक बहुत ही पावरफुल शेमन की बेटी थी। वो ये कहती है कि अगर नारी को गिरिगो ऐप के बारे में पता लगाना है तो शिवॉन के पीछे जाए, ना कि हीयंग के पीछे। वो ये भी बताती है कि रूमर्स ये भी थे कि हीयंग ने खुद को खत्म कर लिया था, और शुरुआत में हमने देखा था कि ऐसा हुआ भी था। फिर इसके बाद नारी सिया के घर जाती है और लिफ्ट में उसे हाजुन मिलता है। वो नारी को बता रहा था कि उसे उस ऐप और विश वाली बात पर यकीन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सारी चीजें रियल थी। खैर इसके बाद में हम एक झलकी देखते हैं कि जब ग्योनवू पजल्स हुआ था तब नारी भी उस वेंजफुल स्पिरिट को देख पा रही थी। ऑब्वियस सी बात है, उसने इच्छा मांगी थी जिसके चलते ऐसा हो पा रहा था, और असल में वो अपने फोन के अंदर उसी स्पिरिट को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। फिर इस सारे हादसे के बाद में नारी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, और फिर उसे वहां पर सिया मिलती है, और उसके साथ बातें करने के बाद में वो फिर सिया के घर जाती है। वहां पर उसे ग्योनवू का फोन मिलता है जिसके अंदर टाइमर चल रहा था, लेकिन अचानक से उसका टाइमर बंद हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में वो जाती है और वहां पर उसे सिया का एक नोट मिलता है जो कि उसने विश करने से पहले बनाया था, और उसके अंदर साफ लिखा हुआ था कि कुछ भी कर लो टाइमर कभी स्टॉप नहीं होता। लेकिन नारी काफी शॉक्ड थी और वो कुछ कैलकुलेशन कर रही होती है कि कब विश मांगी गई थी और कब विश पूरी हुई, और हमको पता चलता है कि नारी का टाइमर भी रुक गया था जब ग्योनवू की विश पूरी हुई थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति विश मांगता है और उसका टाइमर शुरू होता है तो पिछला पर्सन जिसने विश मांगी होगी उसका टाइमर रुक जाएगा। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ग्योनवू का टाइमर कैसे रुका।
फिर अब नारी हाजुन को कॉल करती है और उस टाइम हाजुन अपनी बहन के घर पर था, यानी कि हायंग के घर पर। अब क्योंकि हाजुन फोन नहीं उठा रहा होता तो नारी उसे टेक्स्ट करके बताने लगती है कि उसे टाइमर को रोकने का सॉल्यूशन मिल गया है। लेकिन तभी नारी ग्योनवू के फोन पर सिया का टेक्स्ट देख लेती है, जो कि ग्योनवू को ये बोल रही थी कि उसे टाइमर को रोकने का सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन वो इसके बारे में नारी को कुछ नहीं बताएंगे और ये सब कुछ वही वेंजफुल स्पिरिट करवा रही थी। लेकिन इस वजह से नारी के दिल के अंदर सिया के लिए नफरत पैदा हो गई थी। एंड ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वो उसके फेवरेट क्रश को डेट कर रही थी, जिसके चलते ही उसके मन में और नफरत हो गई थी। फिर इसके बाद में नारी रात को सिया के घर जाती है और वो सिया के रूम में सर्च करने लगती है कि अगर उसे कहीं वो सॉल्यूशन लिखा मिल जाए जिससे कि सिया वो टाइमर स्टॉप करने वाली थी, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता और वो थक कर वहीं बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन तभी होता यह है कि अचानक से एक लाल रंग का धागे का टुकड़ा आकर नारी के फेस पर गिर पड़ता है और वो धागे का टुकड़ा नारी के आंख में घुस गया था। अब इसके बाद में फिर अगली ही सुबह नारी उठती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता, यानी कि उस धागे के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ था वो तो हम ऑलरेडी 4th एपिसोड में देख चुके हैं कि नारी वहां से जाने लगती है और उसे ग्योनवू मिलता है और वो अपना फोन ढूंढ रहा था और नारी के फोन के अंदर वो वीडियो देखता है। फिर ग्योनवू ये बोलता है कि उसने उस दिन वहां पर एक स्कूल गर्ल को देखा था जिसके फेस पर एक निशान था, यानी कि चोट का निशान, और उसने उन्हीं के स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहन रखी थी। नारी ने भी उसको देखा था, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ पता ना हो। एंड ऑब्वियस सी बात है, उसको ऐसा करना पड़ेगा। अगर वो सच बता देती तो सबको पता चल जाता कि ह्योंगवू के खत्म होने के पीछे वही थी। फिर उसके बाद में ग्योनवू को रात को स्कूल जाकर कुछ फाइल्स चेक करनी थी, जिसके चलते वो नारी को साथ चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अपने क्रश के साथ जाना ये तो उसकी इच्छा ही थी। और अब हमको ये भी समझ में आता है कि जिस रात सिया स्कूल के अंदर चुपके से गई थी तो उसी रात ये दोनों वहां पर क्या कर रहे थे। फिर इसके बाद में ग्योनवू एक सर्विस सेंटर में अपना फोन ट्रैक करवाने जाता है तो उसको ये पता चलता है कि लास्ट टाइम फोन की लोकेशन ग्योनवू की बिल्डिंग में ही थी, यानी कि सिया के घर पर। उधर सिया बनकर वो वेंजफुल स्पिरिट अभी भी नारी से बात कर रही थी, उसको भड़का रही थी और वो अभी भी यही बोले जा रही थी कि नारी को पता नहीं चलना चाहिए कि टाइमर को कैसे रोका जाए। फिर रात को ग्योनवू और नारी दोनों ही स्कूल में चोरी से घुस जाते हैं, जैसे कि सिया घुसी थी, और वो रिकॉर्ड रूम में जाते हैं क्योंकि वहां पर हर घायल स्टूडेंट की डिटेल होती है, तो शायद से वहां पर उस कार वाली लड़की की भी डिटेल हो सकती थी। और रास्ते में ग्योनवू ने नारी को बता दिया था कि वो और सिया डेट कर रहे हैं, और इस बात को तो सुनकर नारी का दिमाग खराब हो जाता है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर इसके बाद में उन दोनों को ही रिकॉर्ड रूम के अंदर एक स्टूडेंट की फाइल मिल जाती है जिसका गला कटने की वजह से वो खत्म हो गई थी, और उस टाइम उसके फेस पर ग्लास से एक कट भी लग गया था और उसका नाम था शिवॉन, यानी कि ह्योंगवू को खत्म करने वाली और ग्योनवू को पदस्थ करने वाली स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि शिवॉन की थी, यानी कि यहाँ पर हियंग ने ऐसा नहीं किया था। अब जैसे ही नारी वो नाम सुनती है तो तुरंत ही वो उस फाइल को देखने के लिए ग्योनवू के पास जाती है, क्योंकि उसको पहले से उसके बारे में पता था। लेकिन ग्योनवू उस फाइल का पन्ना फाड़ कर अपने पास रख लेता है। वो बताता है कि उसे पता है कि नारी को भी उस स्कूल गर्ल की स्पिरिट दिख रही थी, लेकिन अचानक से ही नारी यहाँ पर पैरानॉइड होने लगती है और बोलने लगती है कि उसे पता है कि सिया और ग्योनवू उससे छुपकर उस टाइमर को रोकने का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, और उसने ये सब ग्योनवू के फोन में आए हुए सिया के टेक्स्ट में पढ़ा था। लेकिन ग्योनवू उसको एक शॉकिंग बात बताता है कि उसने आज सुबह ही अपना फोन और सिम कार्ड डीएक्टिवेट करवाया है, और तभी नारी देखती है कि ग्योनवू का फोन सच में बंद था, और ऐसा इसलिए करा गया था क्योंकि ये जो स्पिरिट है वो फोन के जरिए एक दूसरे के खिलाफ लोगों को भड़काया करती थी। खैर, अब ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा पैरानॉइड होने लगती है और वो ग्योनवू के शोल्डर पर अचानक से ही सीजर स्टैब करके वहां से भागने लगती है। अब नारी ने उसको स्कूल के अंदर ही बंद कर दिया था और हम देखते हैं कि शिवॉन की स्पिरिट ने उसे पूरी तरह पदस्थ कर लिया है, यानी कि उस लाल धागे की वजह से ऐसा हुआ था। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार धागे से कोई किसी को कैसे पदस्थ कर सकता है, तो इसके बारे में हमें अगले एपिसोड के अंदर जानकारी मिलेगी और मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा भी। उधर बांगयुल का कंपास मूव करने लगता है और वो भागकर चेक करता है कि वो इविल स्पिरिट कहां पर है। उधर ग्योनवू दरवाजा तोड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन दरवाजे के पार शिवॉन की स्पिरिट खड़ी हुई थी और वो उससे बचकर भागता है, लेकिन उसकी स्पिरिट ग्योनवू को पकड़ लेती है और उसको ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाली थी। लेकिन वहां पर सही समय रहते बांगयुल आकर ग्योनवू को बचा लेता है, लेकिन शिवॉन की स्पिरिट बांगयुल की एक आंख घायल कर देती है। अब उधर कोच की ऑफिस में सिया और हाजून ने उस सर्वर के सभी वीडियोस को डाउनलोड कर लिया था, और ये वही सीन था जो कि आखिरी एपिसोड के अंत में था। और हम देखते हैं कि अब पता नहीं कैसे, लेकिन बांगयुल भी शिवॉन की स्पिरिट को देख पा रहा था, और अब तक सिया जान चुकी थी कि आखिरकार यहाँ पर नारी ने क्या किया था। और इसी के साथ में 5वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो छठे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिवॉन और हियंग को, जहां पर हमें इन दोनों की कहानी दिखाई जाएगी जो कि 3 साल पहले की टाइमलाइन की है, यानी कि ये कर्ज जो था वो 3 साल से शायद चलता आ रहा था।
खैर तभी हम हियंग को देखते हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदर यानी कि शिवॉन की मॉम के पास आई थी, क्योंकि हियंग की आंख लाल हो रखी थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर स्पिरिट की आंख लाल क्यों रहती थी। और एक बात और थी कि जब भी कोई पदस हुआ करता तब भी उसकी आंख लाल हो जाया करती थी। खैर हम देखते हैं कि हियंग की जो आंख थी वो ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन शिवॉन की मॉम उसकी आंख अपनी एक रिचुअल से पल भर में ही ठीक कर देती है। फिर हियंग वहां से अपने हाइड आउट पर जाती है जो कि एक पुरानी बंद पड़ी हुई थ्रेडमिल थी, यानी कि धागे का कारखाना। खैर तभी हम वहां पर शिवॉन को देखते हैं जो कि अपना ज्यादातर समय वहीं पर हाइड आउट के अंदर सोया करती थी, क्योंकि उसे अपनी मॉम के शेमन होने से नफरत है और उसकी माँ को कोई भी टाउन के अंदर पसंद नहीं करता। उस हाइड आउट के अंदर रखे हुए लाल कलर से हमको पता चलता है कि शिवॉन को रेड कलर काफी पसंद है, और हम ये भी समझ पाते हैं कि आखिरकार नारी के ऊपर जो वो थ्रेड आया था लाल रंग का, वहां पर क्या हुआ था। लेकिन रिचुअल अभी भी क्लियर नहीं है, जिसके बारे में अभी क्लियर हो जाएगा। खैर हियंग को ब्लू कलर पसंद था और उस हाइड आउट के अंदर हर जगह बस उन दोनों की पिक्चर्स ही थी, यानी कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे ये। अब शिवॉन को हियंग के कपड़ों में से अपनी मॉम की अगरबत्तियों की खुशबू आती है, यानी कि इंसेंस स्टिक्स की, और वो हियंग पर गुस्सा करने लगती है। हियंग ये कहती है कि वो फिर कभी उसकी माँ के पास नहीं जाएगी, वो वादा करती है। अब वो दोनों ही स्कूल जाने के लिए बस पकड़ने लगती हैं, लेकिन हियंग शिवॉन को कहती है कि वो बाद में बस पकड़ लेंगे। और शिवॉन देखती है कि हियंग वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि हियंग को शिवॉन का दोस्त जिनते पसंद था, और इसलिए हियंग बार बार शिवॉन से उसकी कोडिंग क्लब में ज्वाइन होने की बात करती रहती थी, क्योंकि उस क्लब के अंदर जिनते भी था। लेकिन शिवॉन उसे ज्वाइन नहीं होने देती, क्योंकि पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ हियंग को ही पता था कि शिवॉन उस शेमन की बेटी है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, पूरे स्कूल को हियंग के बारे में पता था कि वो कहाँ पर रहती है, और पूरे स्कूल को यही लगता था कि हियंग ही उस शेमन की बेटी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। और हम ये भी जानते हैं कि ये रूमर सब कहाँ से फैले थे, और अगर स्कूल के अंदर ये बात किसी को पता चल जाती कि शिवॉन और हियंग एक ही टाउन में रहती हैं, तो उनको ये भी पता चल जाता कि शिवॉन ही असल में उस शेमन की बेटी होगी। और इसलिए शिवॉन स्कूल के अंदर एंटर करते ही हियंग से स्ट्रेंजर्स की तरह बर्ताव करने लगती है, और शिवॉन ऐसा हमेशा ही किया करती थी। खैर स्कूल खत्म होने के बाद भी शिवॉन हियंग के साथ नहीं जाया करती, और हियंग को अकेले ही घर जाना पड़ता था। खैर उधर शिवॉन की मॉम को उसी ओल्ड लेडी की शॉप से हम अल्कोहल खरीदते देखते हैं, जहां पर बांग यूल वगैरह भी आए थे। खैर अब हियंग भी वहां से गुजर रही थी, और हियंग शिवॉन की मॉम को देखकर छुप जाती है, लेकिन शिवॉन की मॉम हियंग को ये कहती है कि वो उससे नहीं छुप सकती, तो हियंग को बाहर आना पड़ता है। फिर शिवॉन की मॉम हियंग को बहुत इंसिस्ट करती है उसके घर चलने के लिए, लेकिन हियंग इसके लिए राजी नहीं हो रही थी, क्योंकि शिवॉन ने उसे घर जाने से मना किया था और उसने वादा भी किया था। लेकिन शिवॉन की मॉम जानबूझकर नीचे गिर पड़ती है और उसकी एक बोतल भी टूट गई थी, और ना चाहते हुए भी हियंग को शिवॉन की मॉम को उसके घर ले जाना पड़ता है। उधर हम शिवॉन को देखते हैं जो कि कुछ हफ्तों में होने वाले ऐप कॉम्पिटिशन के लिए कोई थीम ढूंढ रही होती है, और ऐसे ही शिवॉन की एक दोस्त हियंग की बातें करने लगती है कि कैसे हियंग की मॉम यानी कि उस शेमन ने अपने हस्बैंड को खत्म कर दिया था। ऐसी वैसी बातें हो रही थी। ये बातें सुनकर शिवॉन काफी एम्बैरेस्ड फील करती है कि तभी जिनते को एक आइडिया आता है कि क्यों ना उनका थीम होगा शेमनिज्म पर। वो ये कहता है कि वो एक ऐप बनाएंगे जिसके अंदर लोग अपनी साजू यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखकर अपनी इच्छा उनके ऐप पर रिकॉर्ड कर सेंड करेंगे वीडियो के माध्यम से, और पूरी दुनिया उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगी। और सभी को ये थीम काफी पसंद भी आता है, लेकिन शिवॉन को छोड़कर। ऑब्वियस सी बात है, उसे शेमनिज्म पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था और अपनी माँ से वो नफरत भी करती थी, लेकिन फिर भी उसे बाकी फ्रेंड्स के लिए उस थीम के लिए मानना पड़ता है। फिर इसके बाद में हम हियंग को शिवॉन की मॉम के पास देखते हैं, और शिवॉन की मॉम हियंग को अपनी श्राइन में लेकर जाती है, जहां पर वो रिचुअल किया करती थी, यानी कि जहां से उसको शक्तियां मिला करती। और आपको याद हुआ कि हायंग के पास जहां पर वो स्नेक निकला करता था, उसी पत्थरों में से वो भी एक काइंड ऑफ श्राइन ही था, जहां से उसको शक्ति मिलती थी। खैर वो जगह देखकर हियंग काफी क्यूरियस हो जाती है, और शिवॉन की मॉम उसे कोई भी एक चीज पसंद करने के लिए कहती है, यानी कि गिफ्ट के तौर पर। और हियंग को एक वुडू डॉल पसंद आई थी, तो शिवॉन की मॉम उसको 2 वुडू डॉल्स देती है, और वो उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताती है। वो बोलती है कि अगर हियंग उस डॉल पर उस व्यक्ति की कोई भी चीज जैसे कि बाल या फिर कोई भी बिलोंगिंग एक सिल्क के व्हाइट थ्रेड के साथ बांधकर उस डॉल पर ह्यूमन फेस बना दे, और वो धागे के ऊपर तब तक अपना खून डालती रहे जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता, तो हियंग उस व्यक्ति को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। और अब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार नारी के ऊपर वो लाल धागा किसका था, यानी कि वो शिवॉन की स्पिरिट का था, और इसी के चलते वो उसको पदस कर पा रही थी। और अब आपको ये भी समझ में आएगा कि आखिरकार यहाँ पर वो जो लाल धागा था शुरुआती एपिसोड के अंदर, जब यहाँ पर सिया उस शापित दुनिया के अंदर गई थी, तो वहां पर भी क्या हो रहा था। खैर अब ये बोलकर शिवॉन की माँ जो होती है वो हियंग को वो 2 डॉल्स दे देती है, और वो ये कहती है कि हियंग के अंदर नेचुरल गिफ्ट है और वो एक बहुत ही पावरफुल शेमन भी बन सकती है।
खैर अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर शिवॉन आ जाती है और वो हियंग से बहुत नाराज थी कि उसने अपना वादा तोड़ दिया और वो गुस्सा होकर हाइड आउट पर चली जाती है और उसके पीछे पीछे हियंग भी वहां पर चली गई थी। लेकिन आप यहाँ पर शिवॉन की माँ के पर्सपेक्टिव से भी देखिए, उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं था, तो यहाँ पर हियंग ही थी जो कि उससे आकर बात कर लिया करती थी, जिसके चलते वो उसको पसंद भी करा करती। लेकिन शिवॉन का नफरत करने का रीजन ये था कि शायद से उसकी माँ से गलती से उसके पिता खत्म हो गए होंगे या फिर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके चलते शिवॉन अपनी माँ से ही नफरत करती थी। खैर वहां पर अब हियंग उससे फिर से माफी मांगती है और शिवॉन उसको ये बताती है कि कहा जाता है कि अगर एक पेपर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगी जाए तो विश पूरी हो जाती है। और ऐसे ही शिवॉन एक पेपर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगती है कि उसकी मॉम खत्म हो जाए। फिर वो हियंग को कहती है कि अब से वो उसकी मॉम के पास कभी भी ना जाए और फिर वो हियंग की विश पूछती है और वो हियंग की विश अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी और ये कहती है कि जब उसका ऐप कंप्लीट हो जाएगा तो वो हियंग की विश सबसे पहले उस ऐप पर सेंड करेगी। फिर इसके बाद में उन दोनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। खैर अगले दिन स्कूल के अंदर हियंग शिवॉन के ऐप के लिए एक डिजाइन रेडी करती है और स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर जा रहे थे तो हियंग और शिवॉन देखते हैं कि शिवॉन की मॉम उस शॉप वाली ओल्ड लेडी से फिर से लड़ रही थी। तो गुस्से में शिवॉन अपने घर जाती है और हियंग हाइड आउट पर चली गई थी, यानी कि उसी कारखाने पर। और जब शिवॉन की मॉम घर जाती है तो शिवॉन घर से चली गई थी और वो अपनी माँ से बात तक नहीं करती, जो कि उनको काफी बुरा लगता है। फिर वो हियंग को टेक्स्ट करके ये कहती है कि आज वो अपने घर पर ही सोएगी, तो हियंग भी अपने घर चली जाती है और उसके जाने के बाद में शिवॉन हाइड आउट पर चली गई थी, यानी कि उसने हियंग से झूठ कहा। फिर हम शिवॉन की मॉम को देखते हैं जो कि घर के अंदर जाकर ये देखती है कि शिवॉन ने गुस्से में आकर उसकी श्राइन को तोड़ दिया था, जिस वजह से डिवाइन एंटिटीज बहुत गुस्सा हो गई थी और वो शिवॉन और उसकी मॉम को पनिशमेंट देना चाहती थी, यानी कि उनको खत्म करना चाहती थी। लेकिन शिवॉन की माँ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्शन चार्म बनाती है और अब हमको पता चलता है कि आखिरकार शिवॉन की मॉम ने वो रिचुअल्स क्यों किए थे और वो किसको प्रोटेक्ट कर रही थी। खैर शिवॉन की माँ की हालत बहुत खराब थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि शिवॉन को कुछ भी ना हो और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाती है और उन्होंने अपने खून से बने टेलिस्मैन से अपनी श्राइन सील कर दी थी, यानी कि अपनी ही शक्ति से। इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि अपनी ही बलि चढ़ा दी। खैर हम शिवॉन को भी देखते हैं जो कि पूरी रात जागकर उस ऐप पर काम कर रही होती है और उसने ऐप कंप्लीट कर दिया था। फिर अगली सुबह हियंग को शिवॉन के घर के सामने से गुजरते टाइम कुछ आवाज आती है और वो अंदर जाकर देखती है कि शिवॉन की माँ शिवॉन की यूनिफॉर्म नीचे जमीन में गाड़ रही थी और वो हियंग को एक टेलिस्मैन पकड़ाती है और कहती है कि वो अपने हस्बैंड को तो नहीं बचा पाई, लेकिन वो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने देगी। और ये बात इंडिकेट करती है कि उसके हस्बैंड ने भी शायद से श्राइन को तोड़ने की कोशिश करी थी और डिवाइन एंटिटीज ने उसको खत्म कर दिया, यानी कि उसको भी अपनी बीवी का शेमनिज्म पसंद नहीं था। खैर अब शिवॉन की माँ जो होती है वो हियंग को उस टेलिस्मैन को चुपके से शिवॉन के ही बैग में या फिर जैकेट में रखने के लिए कहती है ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले। लेकिन हियंग उसकी हालत देखकर बहुत डर गई थी, तो शिवॉन की मॉम ये कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो बस उसकी बेटी को बचाए। फिर इसके बाद में हियंग स्कूल जाती है, लेकिन वो शिवॉन को उसकी माँ के बारे में नहीं बता पाती क्योंकि शिवॉन अपनी फ्रेंड के साथ थी। तो हियंग जो होती है वो रिसेस के टाइम पर चुपके से शिवॉन की जैकेट में वो टेलिस्मैन डालने लगती है कि तभी वहां पर शिवॉन अपनी फ्रेंड के साथ आ गई थी और वो हियंग को पकड़ लेती है और सबको दिखाने के लिए शिवॉन ने उसे थप्पड़ तक मार दिया था और उसके बाद में हियंग वहां से चली जाती है। यानी कि आप बेस्ट फ्रेंड्स हो लेकिन आप इसको दिखाना नहीं चाहते, ये बहुत ही बेकार बात थी। यानी कि अपना अकेलापन भरने के लिए उसको हियंग की जरूरत थी, लेकिन स्कूल के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं था। यानी कि बहुत ही ज्यादा मतलबी लड़की थी शिवॉन। एनीवे शिवॉन की फ्रेंड कोडिंग क्लब के फ्रेंड्स को बताने लगती है कि शायद से शिवॉन ही उस शेमन की बेटी है और इस बात से शिवॉन को हियंग पर बहुत गुस्सा आ गया था। तो वो जिनते और बाकी कोडिंग क्लब के मेंबर्स को धमकी देती है कि वो अकेली ही उस ऐप का क्रेडिट ले लेगी जो कि उसने सारी रात जागकर बनाया है। अब इसी धमकी के चलते शिवॉन हियंग की वो विश वाली वीडियो लीक कर देता है। शिवॉन के कहने पर जिनते अब हियंग की इंसल्ट भी करने लगता है, जबकि वो उसको पसंद करती थी। इनफैक्ट हम ये देखते हैं कि जिनते जो था वो हियंग को मारने भी लगता है, लेकिन हियंग ने असल में जिनते का नेम बैज अपने पास रख लिया था। और यहाँ पर शिवॉन ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो साबित करना चाहती थी कि वो शेमन की बेटी नहीं है, बल्कि शेमन की बेटी हियंग है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हियंग भी पीछे नहीं हटने वाली थी और वो रिवेंज लेने का प्लान बनाती है, यानी कि बदला लेने का। और वो शिवॉन के बाल और जिनते का नेम बैज उन डॉल्स पर लगाकर अपने खून से वो रिचुअल करती है जो कि यहाँ पर शिवॉन की माँ ने बताया था। लेकिन जिस पर्सन को कंट्रोल करना है उसके लिए एक सैक्रिफाइस लगता है, जितना पावरफुल कंट्रोल उतना बड़ा सैक्रिफाइस। और इस केस में हियंग खुद की ही जान लेकर अपना सैक्रिफाइस देने वाली थी और वो ये सब शिवॉन के ऐप में रिकॉर्ड भी कर रही होती है और वो अपनी विश बताकर खुद का ही गला काट लेती है, जो कि शुरुआत वाला सीन था, यानी कि एपिसोड 1 की शुरुआत वाला।
अब शिवॉन और जिनते को वो वीडियो डिलीट करनी थी, क्योंकि उस वीडियो की वजह से पुलिस को पता चल जाता कि हियंग ने उन दोनों की वजह से खुद को खत्म कर लिया है। तो इसलिए शिवॉन स्कूल के कंप्यूटर रूम की विंडो तोड़कर उस ऐप के सर्वर को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से हर तरफ हियंग की वो वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है और उधर जिनते वहीं से गुजर रहा था जहां पर शिवॉन की मॉम गिरी हुई थी और वहां पर वो बॉटल भी टूटी थी और अब वो उसी बॉटल के टुकड़े से खुद को खत्म कर लेता है। और फिर शिवॉन भी उस टूटी विंडो के पीस को उठाकर अपने ही गले को काटने लगती है, लेकिन वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी और ऐसे ही उसके फेस पर वो कट भी लग गया था, जो कि वही स्कार है। और इसके बाद हम हियंग की स्पिरिट को देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि शिवॉन ने भी कोई विश मांगी थी खत्म होने से पहले, लेकिन उसकी विश क्या थी ये हमको अभी पता नहीं चलता। लेकिन उसकी विश कंप्लीट हो गई थी और जैसे ही वो खत्म होती है तो हियंग के फोन पर एक नोटिफिकेशन बजता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। और ये एपिसोड इस बात को इंडिकेट करते हुए यहीं पर खत्म हो जाता है कि हियंग यहाँ पर इविल नहीं है, बल्कि वो तो उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी जो कि उस ऐप के कर्ज में फंस जाते हैं। और शिवॉन की स्पिरिट असली इविल है और वो विश मांगने वाले हर किसी को खत्म करना चाहती है। इसी के साथ में छठा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो सातवें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बांग यूल को शिवॉन की स्पिरिट दिख रही थी और वो ग्योनवू को लेकर वहां से भागने लगता है। उधर पजेस्ड हुई नरी एक आयरन रॉड उठाकर हाजून और सिया पर हमला करने लगती है, जो कि कोच के रूम से वो सारी वीडियोस डाउनलोड करके वहां से बाहर निकल रहे थे। अब नरी ने उस रॉड से हाजून के हाथ को ही तोड़ दिया था और वो सिया पर भी हमला करने आती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई इनविजिबल शक्ति उसको कंट्रोल कर रही थी कि तभी वहां पर बांग यूल और ग्योनवू आ गए थे। और बांग यूल ये देखता है कि नरी को असल में शिवॉन की इविल स्पिरिट ही कंट्रोल कर रही है और वो सिया को टाइम रहते बचा लेता है और नरी को शिवॉन की स्पिरिट खींचकर अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। खैर इसके बाद में सिया, ग्योनवू, हाजून और बांग यूल कार में बैठकर हॉस्पिटल जाते हैं और सिया और ग्योनवू कार में ही रहते हैं और हाजून और बांग यूल हॉस्पिटल के अंदर गए थे क्योंकि बांग यूल की आंख पर इंजरी हुई थी और वहां पर उन दोनों का ट्रीटमेंट किया जाता है। हॉस्पिटल में बांग यूल हाजून को बताता है कि हायंग की शक्तियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उन पावर्स को सप्रेस करने के लिए उन्हें डिवाइन स्पिरिट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि हायंग की पावर्स को देख सके और उन्हें अपने डिवाइन साइड से सप्रेस कर सके। क्योंकि अब बांग यूल भी स्पिरिट्स को देख पा रहा था तो ये पॉसिबल है कि वो हायंग की पावर्स को भी देख सकता है, क्योंकि उसकी पावर्स भी अब उसकी तरह स्पिरिट से बन गई हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हायंग अपने घर से बाहर निकलकर घूम सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी हेल्प कर सकता था, जो कि पहले वो नहीं कर सकता था। असल में बात ये थी कि हायंग जो थी उसके पास में स्पिरिट्स को देखने की शक्ति थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जो स्पिरिट्स हैं वो भी उसको देख सकती हैं। वो तो उसके पास में वो स्पेशल डिवाइन मास्क है जिसके चलते वो अदृश्य रहती है और अगर वो बाहर जाती तो ऑब्वियस ही बात है स्पिरिट्स उस पर हमला करती। लेकिन अब बांग यूल के पास भी सेम शक्तियां आ गई थी तो इसके चलते वो अपनी बीवी को प्रोटेक्शन दे सकता था। एनीवेज अब हाजून और बांग यूल सिया और ग्योनवू के पास जाते हैं और वो गिरिगो के सर्वर से डाउनलोड की हुई वीडियोस को देख रहे थे और उनको वहां पर हियंग की वीडियो भी मिल जाती है, जिसके बाद ही ये कर्ज शुरू हुआ था और उन्हें उस वीडियो के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए थे और जीपीएस कोऑर्डिनेट से उन्हें उस जगह की लोकेशन मिल जाती है जहां पर वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी और फिर वो चारों ही उस जगह पर जाने लगते हैं। फिर हम नारी को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से शिवॉन के पोजीशन में थी और वो शिवॉन और हियंग के हाइड आउट पर जा रही होती है और उसे पास्ट के विजन्स भी आ रहे थे, जिसके अंदर वो देखती है कि शिवॉन ने खत्म होने से पहले एक विश मांगी थी, जो कि ये थी कि हियंग का कर्ज जो उसने शिवॉन और जिनते पर डाला है वो हमेशा रिपीट होता रहे और कभी भी ना रुके। विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर हुआ क्या था। हियंग तो खाली इन दोनों से बदला लेना चाहती थी, लेकिन शिवॉन इविल थी और उसने एक कर्ज सबके ऊपर डाल दिया था। सिंपल सा फंडा था कि अगर मैं खत्म हो गई हूँ तो सारे लोग खत्म होने चाहिए जो भी इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे। अब उधर रास्ते में हायंग बांग यूल और बाकियों को बताती है कि जो फोटो उन्हें उस यूनिफॉर्म में से मिली थी उस पिक्चर में हियंग और शिवॉन के पीछे जो खिड़की है उन्हें उस खिड़की को ढूंढना होगा। फिर रास्ते में शिवॉन की स्पिरिट सिया और बाकी सभी को उस हाइड आउट तक पहुंचने से रोक रही थी। वो जानती थी कि यहाँ पर अगर उसे रोका जा सकता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर वो उन सबको खत्म करने की कोशिश करती है और वो एक ट्रक को ड्राइव करके सिया की ही कार से हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन बांग यूल वक्त रहते किसी तरह से ट्रक से टकराने से कार को बचा लेता है। अब वो कार से बाहर निकल कर देखता है तो उस ट्रक के अंदर ड्राइवर ही नहीं था। फिर तभी शिवॉन की स्पिरिट सिया को खत्म करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बांग यूल को याद आता है कि सिर्फ सिया ही उस फोन को टच कर सकती थी, तो इसलिए वो सिया को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है। आपको याद होगा कि वो दोनों ही दुनियाओं के अंदर जा सकती थी और तभी होता यह है कि एक आयरन का शार्प टुकड़ा यानी कि नुकीला टुकड़ा बांग यूल के आर पार हो जाता है और उसे कार के अंदर ही स्टक कर देता है, यानी कि वो कार में ही अटक गया था। अब उसका बहुत खून बह रहा होता है, लेकिन वो सिया और ग्योनवू को अपना कंपास और अपना डैगर दे देता है ताकि वो फोन ढूंढकर सब कुछ खत्म कर सके और वो दोनों फोन ढूंढने निकल जाते हैं। हाजून बांग यूल के साथ ही रहता है। उधर सिया और ग्योनवू उस फोन को ढूंढने लगते हैं और बांग यूल को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि हाजून अपने जीजाजी बांग यूल के लिए बहुत चिंतित था और रो रहा था।
अब हाजून ये सारी बात अपनी बहन हायंग को बताता है और वो ये कहती है कि बांग युल को कुछ भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि सिया और ग्योनवू को वो फोटो वाली विंडो मिल गई थी, लेकिन वहां तक जाने के लिए जो लोहे का ब्रिज होता है वो बहुत कमजोर था और इसी वजह से वो ब्रिज टूट जाता है। लेकिन सिया की प्रैक्टिस यहाँ पर काम आती है और वो जंप करके ब्रिज क्रॉस कर लेती है, यानी कि उसका एथलीट होने का फायदा हुआ। फिर वो शिवॉन और हियंग के हाइड आउट पर पहुंच जाती है, यानी कि उसी धागे वाली फैक्ट्री पर जहां पर हियंग ने वो विश वाली वीडियो रिकॉर्ड करी थी। और वहां पर हियंग का फोन भी था, लेकिन जैसे सिया हियंग के फोन की तरफ बढ़ती है तो नरी जो कि वहीं पर छुपी हुई थी वो सिया पर एक कटर से हमला कर देती है और वो सिया का गला काटने की कोशिश कर रही थी। और अब बस ग्योनवू ही सिया को बचा सकता था, तो ग्योनवू अपना डर भूलकर ब्रिज को जंप करके क्रॉस कर लेता है और वो बांग युल के डैगर को नरी के ही पेट में स्टैब कर देता है और ऐसे ग्योनवू ने सिया को बचा लिया था। अब नरी इससे बहुत कमजोर हो गई थी और वो होश में आ गई थी। फिर सिया हियंग के फोन को उठाती है और वो नारी के पास जाती है। पहले तो नारी नॉर्मल बातें कर रही थी, लेकिन अचानक से सिया के हाथ के उस ब्रेसलेट को वो तोड़ देती है जो कि उसे हायंग ने दिया था, क्योंकि अभी भी वो शिवॉन के पोजीशन में थी, वो नाटक कर रही थी। अब अचानक से सिया को सीजर्स आने लगते हैं और नारी बस हंसती रहती है और फिर अचानक से वो गायब हो गई थी। और तभी सिया के फोन पर हायंग की कॉल आती है और सिया बस दबी आवाज में ग्योनवू को उस कॉल का जवाब देने से मना करती है, जिसके साथ ही 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। अब हम आ जाते हैं सीरीज के फिनाले एपिसोड पर, यानी कि 8वें एपिसोड की कहानी पर। तो कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर 7वां एपिसोड खत्म हुआ था और हम ग्योनवू को देखते हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूज्ड हो रखा था, क्योंकि फोन पर हायंग जो थी वो सिया को उसे उसके पास लेकर आने के लिए बोल रही थी और उसको एक लालटेन जलता दिखेगा ऐसा वो बोल रही होती है और उसे सिया को उसी जलते हुए लालटेन के पास लेकर आना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिया जो थी वो यहाँ पर ग्योनवू को लगातार फोन कट करने के लिए बोल रही थी और तभी हमको समझ में आता है कि आखिरकार यहाँ पर सिया ऐसा क्यों करने के लिए बोल रही थी और वो फोन वाकई में हायंग का ही था। खैर अब सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि सिया खुद को अपने स्कूल में देखती है और उसके सामने ग्योनवू, हाजून और नारी खड़े हुए थे। वो तीनों सिया को बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और सिया और हायंग ने मिलकर हियंग के फोन को खत्म कर दिया। लेकिन सिया वो सब भूल गई है और अब वो गिरिगो ऐप भी डिलीट हो चुका है, लेकिन सिया अभी उन पर विश्वास नहीं कर रही होती, तो वो तीनों उसको सबूत दिखाने लगते हैं। फिर कहीं जाकर सिया उनका यकीन करती है। फिर वो सिया को लेकर क्लासरूम में जा रहे थे, लेकिन सिया गौर करती है कि वहाँ जो सर्वर रूम में जाने का रास्ता था जो कि सलाखों से बंद करा गया था, यानी कि उस फेंस से, तो अब वहाँ पर कोई भी फेंस नहीं था। अब ग्योनवू, हाजून और नारी सिया को कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सिया खिड़की खोलकर देख लेती है कि वो शापित दुनिया के अंदर थी और वहाँ पर सिया के अलावा कोई भी नहीं था, यानी कि यहाँ पर उसको पजस कर लिया था शिवॉन की स्पिरिट ने। और शिवॉन की स्पिरिट ही थी जो कि ग्योनवू को मना करे जा रही थी कि फोन काट दो और हायंग के पास लेकर मत चलो। यानी कि आपको याद होगा कि हायंग ने ये कहा था कि कोई भी फोन का आंसर नहीं करेगा, तो इसी चाल से इविल स्पिरिट उसको डरा रही थी। हम देखते हैं कि सिया के पास जो फोन था असल में वो हियंग का ही फोन था और फिर हम गौर करते हैं कि ग्योनवू सिया को लेकर हायंग के पास जा रहा होता है और सिया के हाथ में फोन था। वो सिया को इसलिए लेकर जा रहा था क्योंकि उसे बांग युल के कंपास से पता चल गया था कि सिया को उस इविल स्पिरिट ने पजस कर लिया है। और आपको याद होगा कि हायंग ने सिया के हाथ में वो सफेद धागा बांधा था जिसके चलते इविल स्पिरिट उसको पजस नहीं कर पा रही थी। बेसिकली वो प्रोटेक्शन जाम था, लेकिन उसके टूटते ही शिवॉन की स्पिरिट ने उसको अपने काबू में कर लिया। अब शापित दुनिया के अंदर सिया को पजस हुई नारी मारने की कोशिश कर रही थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी भी स्पिरिट का हिस्सा उस शापित दुनिया के अंदर था जिसको शिवॉन ने ही कंट्रोल करके रखा हुआ था। दूसरी ओर ग्योनवू वो लालटेन ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसके बारे में हायंग ने बताया था, लेकिन हवा की वजह से बार बार लालटेन बुझ रहा था और लालटेन देखने के चक्कर में ग्योनवू पहाड़ी से नीचे फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन वो इविल स्पिरिट सिया को पजस कर जोर जोर से हंसने लगती है और ग्योनवू को टॉन्ट करने लगती है। लेकिन अचानक से ग्योनवू को आसमान में एक लालटेन दिखता है और ग्योनवू जल्दी से हायंग के पास चला जाता है और हायंग भी बिना देर किए एक रोप की हेल्प से सिया के हाथ से वो फोन अलग करके उस फोन को अपने डिवाइन एरो से तोड़ देती है। लेकिन कर्स अभी भी टूटा नहीं होता, यानी कि वो फोन मेन मेहंग था ही नहीं, यानी कि उससे कभी भी स्पिरिट जुड़ी नहीं हुई थी। अब उधर शापित दुनिया के अंदर नारी सिया का गला काट कर उसे खत्म करने वाली थी कि सही टाइम रहते वहां पर हायंग आ जाती है और वो अपनी डिवाइन एरो से नारी को शूट करने लगती है और नारी की बॉडी में से शिवॉन की स्पिरिट अब बाहर निकलकर वॉल के साथ पिन हो गई थी। लेकिन वो शापित दुनिया इतनी शक्तिशाली होती है कि वो हायंग का डिवाइन मास्क तक तोड़ देती है जो कि उसे स्पिरिट्स को देखने और उनसे छुपने में हेल्प करता था। अब तभी हायंग सिया को ये बताती है कि उनसे गलती हो गई थी क्योंकि उनमें से किसी को भी हियंग और शिवॉन के साथ क्या हुआ था उसके बारे में ठीक से पता नहीं था, खाली रूमर्स थे और असल में जो मेयंग था वो असल में शिवॉन का फोन है।
फिर हम देखते हैं कि शिवॉन की इनविजिबल स्पिरिट हयंग का एरो तोड़कर आजाद हो जाती है क्योंकि वो काफी शक्तिशाली थी। फिर सिया को अपने सामने हियंग की स्पिरिट दिखती है, लेकिन अब उसके गले पर कोई भी स्कार नहीं था, यानी कि उसका कर्ज टूट गया, उसका फोन खत्म हो गया था और वो सिया को सर्वर रूम की तरफ पॉइंट कर रही होती है। और अब जाकर सिया समझ पाती है कि हियंग की स्पिरिट शुरुआत से उनको ये बता रही थी कि उस कर्ज के पीछे शिवॉन का हाथ है, ना कि उसका, और असली मेहंग जो है वो शिवॉन का फोन है और वो सर्वर रूम के अंदर था। खैर अब हयंग जो होती है वो रियल दुनिया में जाती है और वो एक वुडू डॉल बनाती है, लेकिन जाने से पहले वो सिया को अपना मास्क देकर गई थी ताकि शिवॉन की स्पिरिट से वो छुपकर रह सके। और हम देख पाते हैं कि हयंग जो है वो यहाँ पर एक तरह का सेटअप करा करती ताकि वो यहाँ पर इस शापित दुनिया के अंदर जा सके। बेसिकली उसकी रेप्लिका काइंड ऑफ थिंग बनाया करती थी। खैर अब तभी हयंग जो होती है वो उस डॉल के साथ में हियंग का फोन अटैच करती है और वो हियंग की स्पिरिट को शापित दुनिया में कंट्रोल करती है और वो शिवॉन की स्पिरिट को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। और इसी के चलते शिवॉन से बचकर सिया सर्वर रूम ढूंढने लगती है। वहां पर उसे नारी बेहोश मिलती है और फिर हयंग शिवॉन को अपने पीछे लेकर जाने लगी थी और सिया को एक हिडन डोर मिलता है और उस डोर के पीछे ही सर्वर रूम था, लेकिन दरवाजा अंदर से ब्लॉक हो रखा था। ऑब्वियस सी बात है, इजी नहीं थी ये चीज। उधर शिवॉन को हयंग की अगरबत्तियों की खुशबू आ गई थी और वो समझ जाती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और तभी वो हयंग का हाथ बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ लेती है, इतना जोर से कि उसके हाथ पर एक मार्क भी पड़ गया था और अब वो बहुत तेजी से उसका हाथ दबाने लगती है। दूसरी ओर नारी होश में आ जाती है और वो सिया को मारने की कोशिश करने लगती है क्योंकि अभी भी वो शिवॉन के कंट्रोल में थी। सबसे बड़ी बात कि उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि सिया ने उसे ग्योनवू और अपने बारे में नहीं बताया था और वो उन कॉल्स को भी सच मान रही थी जो कि वो स्पिरिट करवा रही थी। दूसरी ओर शिवॉन भी हयंग को हर्ट कर रही होती है, तो हयंग जो होती है वो अपना दूसरा डिवाइन एरो उसी शापित दुनिया में लेकर आती है और उससे शिवॉन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन शिवॉन भाग गई थी। फिर इसके बाद शिवॉन हयंग को फिर से हर्ट करने लगती है, तो हयंग अपना डिवाइन बो निकालती है और उसे क्लासरूम के अंदर शिवॉन की स्पिरिट दिखती है, तो वो उस पर एरो शूट करती है जो कि विंडो तोड़कर वॉल में फंस जाता है। और जब हयंग उस एरो को निकालने की कोशिश करती है तो शिवॉन उस टूटी हुई खिड़की के ग्लास से ही हयंग को हर्ट करती है और फिर वो अपने कटर से हयंग पर हमला करने लगती है। उस कटर को हयंग के हाथ में स्टैब कर देती है और उधर नारी ने एक स्टिक से सिया के पेट में स्टैब कर दिया था और सिया बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई थी। फिर वो सिया को बताती है कि उसे कोई भी गम नहीं है ह्योंग वूक के खत्म होने का। उसको लग रहा था कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था, अगर वो ऐप के बारे में नहीं बताता तो यहाँ पर उसके साथ कुछ नहीं होता और उसको ये सब बहुत अनफेयर लग रहा होता है, लेकिन उसे किसी के भी मौत का दुख नहीं था। लेकिन ये सुनकर सिया बहुत गुस्से में आ जाती है कि नरी कितनी सेल्फिश है और वो पंच मार मार कर नरी को खत्म कर देती है। यानी कि उसने उसकी स्पिरिट को खत्म किया था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बॉडी से अगर स्पिरिट खत्म हो गई, वो भी शापित दुनिया के अंदर, तो बॉडी कहाँ से जिंदा रहती। फिर सिया भागकर दरवाजे को टक्कर मारती है और दरवाजा खुल जाता है। अब वो अंदर शिवॉन के फोन को ढूंढती है और उसे फ्लोर पर शिवॉन का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी मिलती है जो कि थी 1 फरवरी 2005। अब थोड़ा सा और ढूंढने पर सिया को शिवॉन का फोन मिल जाता है जो कि अभी भी यहाँ पर एक्टिव होता है, यानी कि उसके अंदर ऐप चल रहा था। फिर हम देखते हैं कि शिवॉन हयंग को खत्म करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर हियंग की स्पिरिट आकर शिवॉन को रुकने के लिए कहती है। इससे शिवॉन का ध्यान भटक जाता है और शिवॉन ये कहती है कि वो यहाँ पर क्यों रुकेगी, जब उसके साथ में गलत करा गया तो सबके सब मरेंगे। और इसी का फायदा उठाकर हयंग वो डिवाइन एरो शिवॉन के पेट में स्टैब करती है और खुद के पेट में भी, और ऐसा करने से उसने खुद को एक वुडू डॉल की तरह इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा कि यहाँ पर शिवॉन की मॉम ने हियंग को बताया था कि कैसे यहाँ पर डॉल के जरिए और धागे के जरिए इन चीजों को करना है और किसी को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर हयंग ने खुद को ही एक वुडू डॉल की तरह इस्तेमाल किया। और आप जानते हो कि धागे के ऊपर जितना ज्यादा खून गिरेगा उतना ज्यादा कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर जो हयंग की ड्रेस होती है वो धागे का काम कर रही थी। अब वहां पर वो पूरी तरह खून से लथपथ हो जाती है और उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका कंट्रोल शिवॉन की स्पिरिट पर हो गया था। अब शिवॉन हयंग के कंट्रोल में थी, उसकी आंखें लाल से हटकर काली हो जाती हैं, लेकिन हयंग की हालत बहुत खराब थी। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए काफी एनर्जी लग रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर यानी कि शापित दुनिया में जाकर ये सब कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर सिया और हयंग की हालत बहुत ही खराब हो रखी थी, क्योंकि ये दोनों ही अपनी आत्माओं को शापित दुनिया में भेजकर ये सब कर रहे थे। तभी हम शापित दुनिया के अंदर देखते हैं कि सिया शिवॉन के फोन के साथ आई थी और हयंग वो डिवाइन एरो निकाल कर सिया की तरफ उस फोन की तरफ शूट करती है और एरो जो होती है वो फोन को मिस करते हुए वॉल के अंदर घुस गई थी कि तभी शिवॉन भी हयंग के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, उसका कंट्रोल वीक हो गया था क्योंकि यहाँ पर हयंग जो थी वो कमजोर हो गई थी। फिर जल्दी से सिया वॉल से वो एरो निकाल कर उस फोन में स्टैब करने लगती है और उसे रोकने के लिए शिवॉन इतनी जोर से चिल्लाती है कि सारी विंडोज टूट गई थी और उसके शार्प पीसेस जो होते हैं वो सिया की तरफ उड़कर आने लगते
देखते हैं, लेकिन सही समय रहते सिया ने एरो को फोन में स्टैब कर दिया था। और जैसे ये मेहंग यानी कि कनेक्शन टूटता है, वैसे ही हायंग और सिया की स्पिरिट जो होती हैं वो दोनों ही शापित दुनिया से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में आ जाती हैं, और इससे कर्स भी अभी के लिए टूट गया था। फिर उसके बाद में हम उसी सफेद सांप को देखते हैं जो कि उस टावर से बाहर निकलता है, यानी कि श्राइन से, और हायंग को वो हील करने लगता है। वो स्नेक वही डिवाइन एंटिटी है जो कि सिया की पावर्स पर नजर रखती है और उनको सप्रेस भी करती है। फिर इसके बाद में सब कुछ ठीक हो गया था और सीन कुछ दिन बाद स्कूल में शिफ्ट होता है। वहां पर ह्योंग-वुक और नारी की याद में उनकी शांति के लिए प्रेयर रखी गई थी, और तभी हम देखते हैं कि ह्योंग-वुक और नारी की कमी सिया को बहुत दुखी कर रही थी। फिर हम नोटिस करते हैं कि बचे हुए दोस्त हायंग के घर पर ह्योंग-वुक की आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहे थे, और हम देखते हैं कि बांग यूल भी जिंदा था और वो वहां पर कुछ देखता है जिसको देखकर वो हैरान हो गया था। फिर ग्योनवू सिया के फोन में गिरिगो ऐप देखता है जो कि उसने अभी भी डिलीट नहीं किया था। तो सिया ये कहती है कि उसने वो ऐप ह्योंग-वुक और नरी की याद में रखा है, लेकिन उस ऐप की वजह से वो दोनों खत्म हुए थे, तो इसके चलते वो उस ऐप को डिलीट कर देती है। फिर इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं कि बांग यूल ये बोल रहा था कि वो नर्क से लौट कर आया है, तो हो सकता है कि उसकी स्पिरिट नर्क में गई थी। एनीवेज अब वो हायंग को बताता है जिसका नाम हेत्साई था, और वो उसको प्यार से हेत्साई बुलाया करता था। वो बोलता है कि हेत्साई अब स्पिरिट्स को वो देख सकता है, और जब वो ह्योंग-वुक के लिए प्रे कर रहे थे तो उसने यही शॉकिंग चीज देखी थी। उसने वहां पर ह्योंग-वुक की स्पिरिट को देखा। वो बोलता है कि उसकी आंख में चोट लगने की वजह से उसकी शक्तियां एक्टिवेट हो गई हैं, जो कि शायद से शिवॉन की वजह से हुआ था। और वो ये भी बताता है कि अब वो अपनी साइड से हायंग की पावर्स को सप्रेस कर सकता है, और अब हायंग जो है वो घर से बाहर घूम सकती है। खैर अब तभी बांग यूल अपने सन ग्लासेस को निकालकर हायंग को अपनी आंख दिखाता है, जो कि अपने आप चेंज हो जाती है, बिल्कुल लाल हो गई थी, जो कि लग रहा था बिल्कुल नर्क जैसी आंख थी, या फिर ये कह सकते हैं सारोन की आंख। सबसे बड़ी बात, आपको एट्थ नाइट नाम की एक कोरियन मूवी याद होगी, उसके अंदर भी इस तरह की आंख हमने पहले देख रखी है, और मैंने वो वाली फिल्म भी एक्सप्लेन करी है, उसको भी जाकर जरूर देखना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। खैर ये आंख यहाँ पर काफी अजीब थी, जिसके चलते सभी शॉक्ड हो गए थे। एनीवेज तभी इसके बाद में हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं, जहां पर हमें मिन्सू को दिखाया जाता है। जी हाँ, यानी कि ह्योंग-वुक का वही दोस्त जिसने कि ह्योंग-वुक को गिरिगो ऐप के बारे में बताया था, और वो सिया के उसी फेंस में बने हुए होल को क्रॉस करके स्कूल में घुस गया था। ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने बोला है वहां पर जाने के लिए। हम ये देख पाते हैं कि शिवॉन की जो स्पिरिट थी वो यहाँ पर नरी बनकर उससे चैट कर रही थी। अब ये फोन ढूंढने के लिए उसे डिस्कॉर्ड पर बोला गया था, और उस व्यक्ति का यूजर नेम होता है 050201। फिर इसके बाद मिन्सू वो फोन चार्ज करके ऑन करता है, और हमको पता चलता है कि वो फोन नारी का था, जो कि उसने शायद से वहां पर गिरा दिया था, और उसके फोन में पासवर्ड लगा हुआ था। तो मिन्सू उस व्यक्ति का यूजर नेम टाइप करता है, जो कि था 050201, और नारी का फोन अनलॉक हो जाता है। अब शायद से शिवॉन की स्पिरिट मिन्सू से ये कहने लगती है कि उसने उसे बोला था ना कि उसे फोन वहीं पर मिलेगा, और बस फिर इसके बाद में मिन्सू नारी के फोन के अंदर गिरिगो ऐप को ओपन करता है, जो कि अभी भी चालू था, और बूम। और इसी के साथ में इफ विशेस कुड किल सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गिरिगो सीरीज यानी कि इफ विशेस कुड किल सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोरियन ड्रामा हॉरर सीरीज पसंद आई होगी। अब देखो, कुछ थियरीज के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी है जिसके बारे में किसी ने भी जिक्र नहीं करा है। तो देखो, यहाँ पर एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाए गए हैं। देखो, शिवॉन की माँ भी शेमन थी, हायंग जो थी वो भी शेमन होती है, लेकिन हायंग का जो पति और भाई था वो काफी सपोर्टिव थे इस चीज को लेकर। लेकिन उसके ही विपरीत शिवॉन की माँ जो थी, वहां पर ना ही शिवॉन का पिता सपोर्टिव था, ना ही शिवॉन सपोर्टिव थी। तो यहाँ पर एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाए गए हैं। अब ये तो आप समझ गए थे कि मेहंग यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसके चलते ये कर्ज था वो कोई और नहीं बल्कि शिवॉन का ही फोन था, और शिवॉन की स्पिरिट उससे ही जुड़ी हुई थी, जिसके चलते ये ऐप काम करता है और यहाँ पर सबको खत्म करता है। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और ये कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर कोई विश मांगता है और उसकी विश पूरी हो जाती है तो उस व्यक्ति का टाइमर शुरू हो जाता है, जो कि 24 घंटे का होता है, और जैसे ही टाइमर रुकेगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सपोज करो इसके बाद किसी और ने विश मांग ली और वो विश 24 घंटे से पहले पूरी हो गई, तो उसके चलते होता यह है कि पहले वाले व्यक्ति का टाइमर रुक जाएगा, और प्रेजेंट वाला जो व्यक्ति है जिसने विश मांगी थी उसका टाइमर चालू हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहली विश मांगी थी ह्योंग-वुक ने कि उसके 100% आएंगे, और उसकी विश पूरी हो गई और टाइमर शुरू हो गया। फिर विश मांगी थी ग्योनवू ने, और उसके बाद विश मांगी नारी ने। फिर अगले दिन ह्योंग-वुक खत्म हो गया था, और नारी की विश पूरी होने पर उसका टाइमर शुरू हुआ। फिर हुआ ये था कि ग्योनवू की विश पूरी हो गई थी, यानी कि सिया की प्रैक्टिस कैंसिल हो गई थी, और उसका टाइमर भी शुरू हो गया था, और तब नारी का टाइमर रुक गया। फिर जब सिया ने ग्योनवू को बचाने की इच्छा मांगी तो ग्योनवू का टाइमर भी रुक गया।
और बात रही कि सिया का टाइमर कैसे रुका, तो उसको तो हयंग ने बचाया था। लेकिन इस चीज में मुझे मेकर्स की थोड़ी सी गलती लग रही है और थोड़ा सा लूप भी लग रहा है। मतलब सोचकर देखो, इतना बड़ा ऐप था, इतने सारे लोगों ने डाउनलोड किया होगा, तो क्या इस बीच किसी और ने इच्छा नहीं मांगी होगी? क्योंकि वहां पर ढेर सारी वीडियोस थी सर्वर के अंदर। तो ये चीज मुझे काफी वियर्ड सी लगी और थोड़ा सा लूप होल भी लगा। या फिर ये हो सकता है कि मेकर्स ने खाली यहाँ पर मेन लोगों पर फोकस किया था, जिसके चलते हमें गिरी को ऐप के रूल समझाए गए थे। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि इतनी सारी इच्छाएं मांगी गई थी, तो यहाँ पर खाली ह्योंग वू की खत्म क्यों हुआ था? यहाँ पर जो स्पिरिट है ना, वो एक बार में एक ही को कंट्रोल कर सकती है, हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसलिए एक बार में ये एक ही इच्छा को पूरी करती है, एक ही शिकार करती है। और बात रही और भी रूल्स के हिसाब से कि यहाँ पर 24 घंटे से पहले क्यों ऐसा हुआ था या फिर टाइमर क्यों रुक गया था, तो देखो सिंपल सी बात है, शिवॉन की स्पिरिट इन चीजों को कंट्रोल करती थी और जो वो इच्छाएं पूरी कर सकती है उसको पूरा कर दिया करती थी। बदले में उसको भी यहाँ पर लोगों का सेक्रीफाइस मिल जाता था, जिसके चलते एक दो लोग बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी। ह्योंग वुक को तो खत्म होना ही था, क्योंकि नरी ने उसके खत्म होने की इच्छा मांग ली थी। लेकिन हाँ, अगर नरी ने ह्योंग वुक के खत्म होने वाली इच्छा नहीं मांगी होती तो आज ह्योंग वुक जिंदा होता। और हाँ, नरी जो थी वो इस चीज को पहले ही समझ गई थी कि ये टाइमर स्टॉप कैसे होता है, और शायद से इस बारे में वो ग्योनवू को बताना भी चाहती थी। लेकिन स्पिरिट जो थी, शिवॉन की स्पिरिट, वो उसको भड़का रही थी और ये काम वो हर किसी के साथ करा करती। बेसिकली लोगों की बॉन्डिंग तोड़ा करती थी, क्योंकि उसकी खुद की बॉन्डिंग अपनी माँ के साथ ठीक नहीं थी, तो ऐसा वो सबके साथ ही करने की कोशिश करा करती। और देखो, नरी जो है उसकी बॉडी अभी तक हमको दिखाई नहीं गई है और यही सीजन 2 का ट्विस्ट हो सकता है। अब एपिसोड एंड की एक कॉन्वर्सेशन है जिसके अंदर सिया ये बता रही होती है ग्योनवू को कि वो नरी को बचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद से वो जिंदा है। तो अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 थियरीज बताता हूँ कि आखिरकार एंडिंग कहना क्या चाहती है, कि आखिरकार यहाँ पर ये ऐप वापस कैसे आया। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अब नरी का फोन नया मेहंग बन चुका है और शिवॉन ने नरी के फोन से कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि उसका फोन अब उसका नया मेहंग है। क्योंकि अदरवाइज वो डिस्कॉर्ड यूजर, जो कि शायद से शिवॉन है या फिर नरी है, वो मिन्सू को नरी का फोन लेकर आने के लिए क्यों ही कहती, और उसे कैसे पता था कि नरी का फोन कहाँ पर पड़ा हुआ है, कि नरी अभी जिंदा है और वो शिवॉन के पोजीशन में है। दूसरा यह है कि अब नरी जो है वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन चुकी है और उसका फोन उसका नया मेहंग है, जिसके चलते अब और लोगों को वो अपना शिकार बनाएगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि नरी के जिंदा होने के बारे में शायद से इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि मे बी सेकंड सीजन के अंदर यही बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। अब देखो, इस सीरीज के अंदर आपने एक और चीज पर ध्यान नहीं दिया होगा कि दोनों की दोनों लेडीज यहाँ पर शेमन थी, तो यहाँ पर कोई भी मेल शेमन क्यों नहीं था? तो देखो, कोरिया के अंदर रियल में जो शेमन्स होती हैं वो मोस्टली लेडीज ही होती हैं और उनको इतना सपोर्ट भी नहीं करा जाता। और यहाँ पर उसी चीज को दर्शाने की कोशिश करी गई है कि बांग्यूल जो था वो हयंग के लिए बहुत ही सपोर्टिव था, लेकिन उसके ही विपरीत जो शिवॉन की माँ थी, उसका पति उसको कभी सपोर्ट नहीं करता था, ना ही उसकी खुद की बेटी ने सपोर्ट किया। यहाँ पर हमको ये भी डिफरेंस दिखाने की कोशिश करी गई है कि अगर यहाँ पर शिवॉन अपनी माँ का या फिर उसका पति उसका सपोर्ट करते तो आज उनकी फैमिली बहुत ही खुशहाल होती। इसी के चलते इस सीरीज के अंदर बुलिंग को भी दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर हियंग के साथ में बुलिंग होती थी। साथ ही साथ जो शिवॉन थी वो अपनी फ्रेंड के साथ मतलब से थी। जब तक स्कूल में रहा करती वो हियंग से बात नहीं करा करती थी, लेकिन बाद में जब उसकी जरूरत होती थी तो वो उसके साथ ही रहती थी। तो देखा जाए तो शिवॉन इंसानी रूप में भी ईविल ही थी और बाद में उसका ईविल स्पिरिट बनना बिल्कुल लाजमी था। सबसे बड़ी बात कि शिवॉन के दिमाग में ऑलरेडी ये चीज बैठ गई थी कि उसके पिता को उसकी ही माँ ने खत्म कर दिया था, जिसके चलते वो अपनी माँ से नफरत करती थी, उनसे बदतमीजी करती थी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने माँ बाप से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को भी हाईलाइट करने की कोशिश करी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये सीरीज और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, थियोरीज पसंद आई होंगी। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब जल्दी से दे दूंगा। और हाँ, इस सीरीज का सीजन 2 भी आ सकता है क्योंकि ये सीरीज काफी अच्छी चल रही है और जो एंड वाली चीज होगी ना, नरी वाली, वो पक्का बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आई होगी, फाइनल एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सुजिल द वोर्टेक्स सीजन 2 आने वाला है, उस पर काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, तो सब्सक्राइब करने से आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। इनकेस अगर आपने फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 2 नहीं देखा है, हिडन डिटेल्स नहीं देखी हैं, वो भी जाकर देख लो। साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया थाई हॉरर फिल्म को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, माय बू पार्ट 2, वो भी एक सीक्वल है। दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए